हाय, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। गाइज, श्वसन तंत्र की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये चौथी क्लास है और आप हेडिंग लगा लीजिए भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। गाइस, 3 क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी है, ये भाग 4 है भैया इस क्लास का। देखिए, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो एयर है, जो हवा है भैया, कहाँ से एंटर करती है? नोज से, यानी कि नाक से एंटर करती है। नाक के बाद में फेरिक्स के बारे में पढ़ा। फेरिक्स गाइज, इसे हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। ये भोजन और वायु का कॉमन पथ है। फेरिक्स के बाद में साथियों एयर जाती है भैया लेरिक्स में। लेरिक्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है और ये विंड पाइप के ऊपर लगा हुआ होता है। इसके बाद में जाता है भैया एयर विंड पाइप में, जिसे आप ट्रेकिया भी कहते हो, ट्रेकिया भी कहते हो। और इसके बाद में साथियों ये एयर जाती है भैया लंग्स में। तो हमने नोज यानी कि नाक के बारे में पढ़ लिया, फेरिक्स के बारे में पढ़ लिया, लेरिक्स के बारे में पढ़ लिया, विंड पाइप के बारे में पढ़ लिया और भैया आज हम पढ़ने वाले हैं लंग्स के बारे में। किसके बारे में भैया? लंग्स के बारे में। तो आप हेडिंग लगाओगे भैया लंग्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है फेफड़े। हमारे फेफड़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। गाइज, यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आइए देखते हैं साथियों लंग्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, सबसे पहले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लंग्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है? तो गाइज, उस शाखा का नाम है भैया पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। गाइज, पल्मोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम हमारे फेफड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं डिटेल में। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, तो ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब ब्लड में प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है साथियों, प्लेटलेट्स क्या होती है, इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। जैसे लीवर के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। और बात करें साथियों तो भैया हमारे ब्रेन के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। किडनी के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। हमारे हृदय के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। वैसे ही साथियों हम हमारे फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं, फेफड़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि फेफड़ों की संरचना कैसी होती है, फेफड़ों का कार्य क्या है, कितने फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का रंग कैसा होता है, फेफड़ों का बाहर कितना होता है, किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों के कौन कौन से भाग है, वो सारी कहानी साथियों अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है बेटा? उस शाखा को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फेफड़ों का जो डॉक्टर होता है, फेफड़ों का जो स्पेशलिस्ट होता है, फेफड़ों का जो विशेषज्ञ होता है गाइज, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोलो, ये 2 टर्म आपको समझ में आए या नहीं आए? गाइज, पल्मनो का मतलब ही फेफड़े होते हैं भैया। अगर आपको कहीं पर भी पल्मनो शब्द दिखे तो समझ लेना उसका मतलब क्या है? लंग्स, आपके फेफड़े। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि फेफड़ों का रंग कैसा होता है, रंग, तो भैया इसका रंग होता है गुलाबी। भगवान ने हमें साथियों जो फेफड़े दिए हैं वो भैया गुलाबी रंग के दिए हैं। किस रंग के भैया? गुलाबी रंग के हमारे फेफड़े होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके।
अगर फेफड़ों का भार आपसे पूछे कि फेफड़ों का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं 1.3 से 1.5 kg होता है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपसे साथियों लोकेशन पूछे कि हमारे फेफड़े कहाँ होते हैं, लोकेशन, अगर आपसे लोकेशन पूछे, जगह पूछे साथियों कि हमारे फेफड़े कहाँ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों पसली पिंजरा में। जो पसली पिंजरा होता है साथियों, पसली पिंजरा में स्थित होते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों जो पसली पिंजरा होता है, जो पसली पिंजरा होता है कंकाल तंत्र में मैंने पढ़ाया था, जो पसली पिंजरा होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक बना होता है रीढ़ की हड्डी से, जो हमारे ये वाली है बैकबोन। एक होता है साथियों पसलियों से, पहली हड्डी, दूसरी हड्डी और तीसरी हड्डी कौन सी है, स्टर्नम, सीने की अस्थि। जब ये तीनों आपस में जुड़ जाती है साथियों और इन तीनों के जुड़ने से जो पिंजरा बनता है, जैसे पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी हो गई, आगे जस्ट सीने की अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम, और हमारी पसलियां होती है साथियों जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। इनसे साथियों जो पिंजरा बनता है उसे कहा जाता है पसली पिंजरा, और इसी पसली पिंजरा में साथियों हमारा हृदय और हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। और हमारे सीने में साथियों जो खाली जगह पाई जाती है उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। या तो पसली पिंजरा आएगा ऑप्शन में, या आएगा साथियों थोरेसिक कैविटी। हिंदी में कहा जाता है बक्सीय गुहा। देखो ऊपर ऊपर तो हमारी स्किन है, स्किन को हटाओगे आप तो हमारे फेफड़े वो पसलियां निकलेगी, और पसलियों के जस्ट नीचे साथियों दोनों तरफ आपके क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ आपके लंग्स होते हैं, दोनों तरफ आपके फेफड़े होते हैं। इतनी बात क्लियर है? संख्या पूछी जाए तो कितने फेफड़े होते हैं, तो भैया 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। देखिए जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा होता है बेटा वो छोटा होता है, और जो दायां फेफड़ा होता है वो बेटा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, ये हो गई आपकी विंड पाइप, कुछ इस तरीके से आपके लंग्स होते हैं बेटा। ये है राइट लंग्स और ये है भैया लेफ्ट लंग्स। इतनी बात क्लियर? मैंने ये कहा कि जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है, जो बायां फेफड़ा है ये छोटा होता है, और ये दायां फेफड़ा होता है ये बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा इस जगह पर हमारे फेफड़े, बायां फेफड़े के इस जगह पर एक खड्डा होता है। क्या होता है? एक खड्डा होता है, और इसी खड्डे में बेटा हमारा हार्ट जो है हृदय होता है। इसलिए भैया ये वाला फेफड़ा, बायां वाला फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर क्या पाया जाता है? हृदय होता है बेटा इस खड्डे में, और इस खड्डे को कहा जाता है कार्डियक नोच। नोच कहा जाता है बेटा गड्ढे को, गुहा को कार्डियक कहा जाता है हृदय को। मैं लिख सकता हूं कि हृदय गुहा, हृदय गुहा में हमारा हृदय उपस्थित होता है। तो बेटा बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये फेफड़ा बड़ा है और ये फेफड़ा छोटा है। इतनी बात क्लियर है बेटा? दोनों फेफड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान है, ये जो दोनों फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान है इसे कहा जाता है मीडिया स्टेनम। यहां लिख देता हूं, दोनों फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान, दोनों फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम कहा जाता है। और गाइज मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे फेफड़ों में सूजन आता है, जब भी हमारे फेफड़ों में सूजन आता है तो भैया उस समय मीडिया स्टेनम का आकार छोटा हो जाता है। मान लीजिए ये 2 फेफड़े है कि नहीं है ही है, और दोनों फेफड़ों में अगर सूजन आ गया तो ये तो पहुंच गया यहाँ तक, इस जगह तक, ये पहुंच गया यहाँ तक, तो बेटे मीडिया स्टेनम का आकार जो है वो छोटा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। तो जब भी आपके फेफड़ों में सूजन आती है भैया तो क्या होता है?
दोनों फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान छोटा हो जाता है, यानी कि मीडियस्टेनम छोटा हो जाता है। बोलो, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई भैया? बोलो भैया, आगे चले। ओके, अब देखिए भैया, हमारे ये जो फेफड़े होते हैं बेटा, इन फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है बेटा। हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कहा जाता है पलूरा। क्या कहा जाता है भैया? पलूरा कहा जाता है। ये पलूरा झिल्ली हमारे फेफड़ों को बाहरी आघातों से बचाती है। बाहरी आघातों से बचाती है। बाहर से आने वाले जो आघात है, अटैक है, उनसे भैया हमारे फेफड़े की रक्षा करती है। कौन साथियों? ये पलूरा। मान लीजिए आप जा रहे हो, ऐसे अचानक आपको कोई धक्का दे दिया या आप किसी से टकरा गए, तो ये थोड़ी ना है कि फेफड़े बाहर चले जाएंगे। नहीं बेटा, ये जो पलूरा होती है ये भैया रक्षा करती है आपके फेफड़ों की। वैसे ही साथियों, हर ऑर्गन के ऊपर ये झिल्ली लगी हुई होती है। जैसे कि आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रेन की चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है, जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। आपका जो हृदय होता है बेटा, हृदय के चारों ओर हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली लगी हुई होती है, जिसे पेराकार्डियक कहा जाता है। वैसे ही साथियों, मैं आपको बता दूं, आपके जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली को कहा जाता है भैया पलूरा। क्या कहा जाता है बेटा? पलूरा। पलूरा के बेटा दो भाग होते हैं। एक होता है पेराइटल पलूरा, और एक होता है विसरल पलूरा। ये जो पेराइटल पलूरा है गाइज, ये भैया इस झिल्ली का बाहरी आवरण है। कहने का मतलब पलूरा दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक है पेराइटल पलूरा, एक है विसरल पलूरा। और ये जो विसरल पलूरा है ये भैया इस पलूरा की आंतरिक झिल्ली है या आंतरिक परत है। इतनी बात क्लियर है। और बेटा इन दोनों परतों के बीच में एक द्रव भरा रहता है। इसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। उसे क्या कहा जाता है? प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। बेटा निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियों में भैया ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, इस प्लूरल फ्लूइड में क्या पड़ जाता है? पस पड़ जाता है। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है बेटा इसमें। तो बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? एक बार और रिवीजन करवाते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लंग्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है भैया पल्मोनोलॉजी। पल्मोनो शब्द आपको कहीं पर भी दिखे समझ लेना, उसका मतलब होता है लंग्स। और भैया फेफड़ों का जो डॉक्टर होता है, ये स्पेशलिस्ट होता है या विशेषज्ञ होता है, उसे कहा जाता है साथियों पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजिस्ट। गाइस, हमारे फेफड़ों का जो रंग होता है बेटा वो गुलाबी होता है नेचुरली रूप से। वैसे ये बात अलग है कि जो भैया धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करते हैं जो लोग लगातार, उनका टार्क भैया उनके फेफड़ों में जाकर के जम जाता है, जिसके कारण उनके जो फेफड़े होते हैं उनका रंग क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो वो वाली बात अलग है बेटा। भार की बात करें तो 1.3 से लेकर के 1.5 केजी होता है। 1300 से 1500 ग्राम वो इसका भार होता है एवरेज। लोकेशन की बात करें तो पसली पिंजरा में स्थित होता है। जो केविटी है उसका नाम है भैया थोरेसिक केविटी। आपके सीने में जो खाली जगह पाई जाती है, एक्चुअली में केविटी हमारे बॉडी में जो खाली जगह पाई जाती है उसे कहा जाता है, तो हमारे सीने में जो खाली जगह पाई जाती है उसे कहा जाता है थोरेसिक केविटी। इसके जस्ट नीचे होती है साथियों एब्डोमिनल केविटी, उदर गुहा। इतनी बात क्लियर? ओके। संख्या की बात करें तो दो होते हैं साथियों, बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भैया बायां फेफड़ा के यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे में हमारा हृदय उपस्थित होता है और इस गड्ढे को कहा जाता है कार्डियक नोच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय जिस गड्ढे में उपस्थित होता है उस गड्ढे को क्या कहा जाता है, तो बता देना भैया हृदय गुहा कहा जाता है, कार्डियक नोच कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। दोनों फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान को मेडियस्टेनम कहा जाता है। जब भी हमारे फेफड़ों में लंग्स में सूजन आती है साथियों तो मेडियस्टेनम का आकार छोटा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके।
आगे बात करते हैं साथियों, हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पलूरा। ये दो परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, क्या है, पेराइटल पलूरा, एक है विसरल पलूरा। जो पेराइटल पलूरा है गाइज, ये बाहरी झिल्ली होती है, जो विसरल पलूरा है ये आंतरिक झिल्ली होती है। और दोनों परतों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है साथियों। और न्यूमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियों में गाइज ये फ्लूइड जो होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है। बोलो बेटा, ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी कहानी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है गाइज। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जब ट्रेकिया पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रेकिया का विभाजन पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली ही बताया था, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रेकिया का विभाजन होता है। 3 बार विभाजन होता है गाइज ट्रेकिया का, उसके बारे में जानेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर या फिर ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर हम हमारे वीडियो की तमाम अपडेटें आपको देते रहते हैं। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं। चलिए भैया अब आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया मिटा देते हैं। देखिए भैया आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से विंड पाइप का विभाजन होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है आपका ट्रेकिया, या फिर आप कह सकते हो विंड पाइप। आगे जाकर के बेटा ये विंड पाइप 2 भागों में बट जाती है। इसका जो पहला भाग है ये है भैया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। ठीक है, दोबारा इसका विभाजन होता है साथियों, ये वाला विभाजन है साथियों ट्रेकिया का। पहला विभाजन ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और दूसरा विभाजन कहलाता है भैया इसका ब्रोंकियोलस। और बाद में साथियों नंबर 3 पर देखते हो आप, तो इस तरीके से अंगूर के गुच्छे के समान या अंगूर के समान आपको जो संरचना दिखाई देती है वो होती है भैया एल्वियोली। एल्वियोली बोलो, सेम इस तरफ भी ऐसा ही होगा। और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं साथियों, आपके फेफड़ों का। बोलो भैया। अब जो लिख रहा हूं यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नंबर 1 पर बात करें, नंबर 1 पर है कि जो ट्रेकिया होता है या फिर जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप का पहला विभाजन क्या कहलाता है? तो कहलाता है भैया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, जो ट्रेकिया है इसका दूसरा विभाजन, इसका दूसरा विभाजन, और ये जो ब्रोंकाई है भैया, इस ब्रोंकाई का पहला विभाजन। देखिए ट्रेकिया का पहला विभाजन तो ब्रोंकाई हो गया या ब्रोंकस हो गया, और भैया ट्रेकिया का दूसरा विभाजन ब्रोंकियोलस है, और भैया यही ब्रोंकाई या ब्रोंकस का पहला विभाजन है। तो ब्रोंकाई का पहला विभाजन और ट्रेकिया का दूसरा विभाजन क्या है साथियों? ब्रोंकियोल्स। इतनी बात क्लियर है? ओके। नंबर 3 पर बात करते हैं इधर। तो ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया का तीसरा विभाजन होता है एल्वियोली। तो ट्रेकिया का तो तीसरा विभाजन, ठीक है। और ये जो ब्रोंकाई है,
इस ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन, ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन, और ये जो ब्रोंकियोलस है इसका तीसरा विभाजन क्या होगा भैया? एल्वियोली होगा। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी समझाते हैं। देखिए बेटा, जब आपकी ये जो विंड पाइप है इसमें से हवा आई तो इसका पहला विभाजन होगा बेटा, वो होगा ब्रोंकाई। ये देखो, ये वाला। एक मिनट रुकना। हाँ, देखिए बेटा, ट्रेकिया का पहला विभाजन ब्रोंकाई या ब्रोंकस, इतनी बात क्लियर है। फिर ब्रोंकाई का तो पहला विभाजन ब्रोंक्यूल्स और ट्रेकिया का दूसरा विभाजन ब्रोंक्यूल्स, ये वाला। देखो, पहला विभाजन तो ये हो गया, फिर दूसरा विभाजन ये हो गया ट्रेकिया का, और ब्रोंकाई का पहला विभाजन ये हो गया। फिर बात करें एल्वियोली की, तो ये ट्रेकिया का तीसरा विभाजन है, क्योंकि पहला विभाजन ये, दूसरा विभाजन ये, तीसरा विभाजन ये, तो एल्वियोली तीसरा विभाजन है। ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन है, पहला विभाजन ये, दूसरा विभाजन ये, और ब्रोंकियोल्स का बेटा ये तीसरा विभाजन है एल्वियोली। तो जो मैंने आपको लिखवा दिया, बोलो, इस तरीके से विभाजन होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि भैया हमारे लंग्स का मुख्य कार्य क्या है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो भैया, हमारे फेफड़ों का जो कार्य है वो होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन का, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण होता है भैया इसका मुख्य कार्य। इतनी बात क्लियर है? अब भैया किस तरीके से ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले की कहानी में आपको बता देता हूं कि हमारा जो ब्लड होता है बेटा, ये ब्लड दो भागों में बटा हुआ होता है। गैसों की अवस्था में ब्लड दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त, और एक होता है भैया इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। अब बात आती है कि प्योर ब्लड क्या होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। तो बेटा, प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है, जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। तीर का निशान ऊपर है तो समझ लेना अधिक है, और भैया नीचे की तरफ है तो समझ लेना कम है। और इसमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। तो प्योर ब्लड क्या हो गया, ऐसा ब्लड साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है भैया, तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। तो ऐसा ब्लड होता है साथियों अशुद्ध रक्त। और भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण का मतलब क्या है साथियों, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं भैया, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तन करता है। क्या करता है भैया, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। बोलो, क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब किस तरीके से ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कन्वर्ट होता है बेटा, इसके बारे में जानें। देखिए, कुछ नहीं करता, ये लंग्स क्या करता है साथियों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगाता है और भैया ऑक्सीजन गैस को अंदर डालता है। किसमें? ब्लड में। और मैंने यही तो बताया है कि शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है।
अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अशुद्ध रक्त क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। शुद्ध रक्त क्या है, जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। बेटा हमारे फेफड़ों के पास जो ब्लड आता है वो आता है अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। और बेटा ये लंग्स क्या करता है, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है, यानी कि इस ब्लड में, ये ऐसा ब्लड है अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, तो भैया इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा देता है कौन, हमारा फेफड़े, हमारे लंग्स, और भैया ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देता है। यानी कि यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है भैया। ये ही मुख्य कार्य होता है साथियों किसका, हमारे फेफड़ों का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का, रक्त का शुद्धिकरण का, कि भैया हमारे फेफड़े क्या करते हैं, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट कहूं साथियों तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो भैया ब्लड से बाहर निकालते हैं हमारे फेफड़े और ऑक्सीजन गैस को अंदर डालते हैं। कैसे डालते हैं साथियों, अभी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, 4, 5 या 10 मिनट के बाद में गाइज आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगाते हैं और ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, शुद्ध ब्लड हो जाता है। क्योंकि ऐसा ब्लड साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है, ऐसे ब्लड को प्योर ब्लड कहा जाता है। हमारे फेफड़ों के पास हमारे हृदय से अशुद्ध रक्त आता है। कैसे साथियों हमारे लंग्स के पास ये अशुद्ध रक्त आया, और कैसे साथियों ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कन्वर्ट होकर वापस हमारे शरीर के अंगों के पास चला जाता है, ये सारी कहानी अब हम समझेंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बोलो बेटा ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ बेटा आ गई है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं कि हमारे फेफड़ों के पास ये अशुद्ध रक्त कैसे आया और हमारे फेफड़े इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और शुद्ध रक्त को भैया ये वापस खा जाता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास कैसे पहुंचता है, ये सारा एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। गाइस आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। तो मैंने गाइज एक रफली डायग्राम ऐसे नॉर्मल ही साथियों आपके हृदय का डायग्राम ये बना लिया। आपके हृदय में बेटा 4 चैम्बर होते हैं, और आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी को सेप्टम मांसपेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टम। ये वाला जो चैम्बर है साथियों, आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये वाला चैम्बर है, ये है भैया राइट ओरिकल यानी कि दायां आलिंद, और ये है भैया राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले। ये वाला चैम्बर है साथियों, ये है भैया लेफ्ट ओरिकल यानी कि बायां आलिंद, और ये वाला चैम्बर है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं, नीचे वाले दोनों नीले होते हैं। ये साथियों दाएं साइड है, ये बाएं साइड है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। यहां से ये है साथियों बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, और इन बॉडी ऑर्गन से साथियों अशुद्ध रक्त आता है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। तो ये दोनों जो चैम्बर है, ये दोनों, इसमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे हृदय के पास सबसे पहले ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, और ये ब्लड साथी सबसे पहले राइट ओरिकल के पास आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहां से चला जाता है साथियों कहां पर? आपके लंग्स के पास, आपके फेफड़ों के पास चला जाता है। और फेफड़े में गाइस जो ब्लड आता है वो अशुद्ध ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आता है, ऐसा ब्लड साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। फिर हमारे फेफड़े क्या करते हैं साथियों, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगाते हैं, ये CO2 को तो बाहर भगा दिया, तीर का निशान ऊपर है, और भैया ऑक्सीजन को अंदर डाल देते हैं, जिससे भैया ये जो ब्लड है ये हो जाता है भैया शुद्ध ब्लड। ऐसा ब्लड दिख तो रहा है ना आपको, यहां पे लिखा देता हूं,
ये हो जाता है भैया प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। क्योंकि हमारे फेफड़ों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा दिया और अंदर ऑक्सीजन गैस को डाल दिया, जिससे भैया ये इम्प्योर ब्लड, ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो गया। वापिस बेटा ये रक्त खा जाएगा, ये प्योर ब्लड जाएगा साथियों आपके लेफ्ट ओरिकल में, यानी कि बायां आलिंद में, और बायां आलिंद से साथियों जाता है बायां नीले में, और बायां नीले से वापस चला जाता है साथियों ये शरीर के अंगों के पास, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स के पास। अब ये कौन ब्लड लेकर आता है, कौन साथियों आपके फेफड़ों तक पहुंचाता है, वापस फेफड़ों के पास से कौन आपके हृदय तक लेकर के जाता है, ये मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है गाइज, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां से मैंने लगभग 20 क्लासों में साथियों सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपको करवाया था। तो बेटा सबसे पहले बॉडी ऑर्गन्स के पास से आपके हृदय के पास ब्लड आया, अशुद्ध रक्त, वापस हृदय ने इस ब्लड को पंप करके आपके फेफड़ों के पास भेजा, आपके लंग्स के पास भेजा, लंग्स ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया और वापस हृदय के पास भेज दिया, हृदय ने वापस इस ब्लड को पंप किया और आपके बॉडी ऑर्गन्स के पास चला गया। लेकिन हमें तो ये पढ़ना है कि किस तरीके से भैया ये गैसों का आदान प्रदान होता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भगाता है और ऑक्सीजन गैस को अंदर डालता है। हमें तो यही पढ़ना है, क्योंकि ब्लड का हमारे फेफड़ों का मुख्य कार्य तो ये है। आशा करता हूं थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आगे की स्लाइड में कि किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बेटा। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, अब देखते हैं साथियों कि किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले एयर एंटर करती है कहां पर भैया, ये हवा एंटर करती है आपकी नोज से हमारी बॉडी में, यानी कि नाक से। नाक के बाद में ये हवा कहां आती है बेटा, ये आती है भैया फेरिक्स में, PHARYNX, गर्सने। ये भोजन और वायु का कॉमन पथ है बेटा। इसके बाद में हवा जाती है लेरिक्स में, LARYNX, इसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है। इसके बाद में ये एयर जाती है भैया विंड पाइप में, जिसे ट्रेकिया भी कहा जाता है। उसके बाद में ये विंड पाइप का विभाजन होता है ट्रेकिया का, जिसे आप क्या कहा जाता है, पहले विभाजन को ब्रोंकाई, दूसरा विभाजन ब्रोंकियोलस और तीसरा विभाजन एल्वियोली। हम पढ़ने वाले हैं साथियों एल्वियोली के बारे में। लेकिन भैया आगे बढ़ने से पहले मैं एल्वियोली के बारे में कुछ आपको तथ्य बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ही गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर ही इसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं गाइज। ये होती है भैया सेल, फेफड़े की कोशिका, फेफड़े की कोशिका होती है। जिस तरीके से साथियों हमारी किडनी की कोशिका थी नेफ्रॉन, हमारे ब्रेन की कोशिका होती है न्यूरॉन, ठीक उसी तरीके से हमारे ब्लड की कोशिका होती है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक उसी तरीके से बेटा आपके फेफड़ों की जो कोशिका है वो होती है भैया एल्वियोली या एल्विलाई भी कहा जाता है इसे। गाइस ये हमारे फेफड़े की इकाई भी है, ये फेफड़े की इकाई भी है। और भैया बात करें तो इसे फेफड़े की क्रियात्मक में संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फेफड़ों का कार्य करने, फेफड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो भी साथियों इसी में ही होता है, एल्विलाई में। और भैया फेफड़ों को संरचना देने का कार्य भी ये करती है, इसलिए साथियों से फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। गाइस ये हमारे फेफड़ों में इस तरीके से लगी हुई होती है जैसे कि अंगूर के गुच्छे लगे हुए होते हैं, अंगूर के गुच्छे लगे हुए होते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, दो फेफड़े होते हैं, एक फेफड़े में साथियों, एक फेफड़े में इसकी संख्या कितनी होती है, तो लगभग साथियों 1 लाख होती है। और दोनों फेफड़ों में कितनी हो जाएगी साथियों, तो 2 लाख हो जाएगी। बात आती है कि इसकी संरचना कैसी होती है गाइज, तो इसकी संरचना कुछ अंगूर के समान होती है, ऐसी होती है। हम इन 2 लाख में से सिर्फ एक की संरचना पढ़ेंगे, जिससे आपको इन पूरी की पूरी सेम ऐसे कैसे ही 2 लाख की 2 लाख जैसे एक काम करती है, वैसे 2 के 2 लाख काम करती है। तो कहने का मतलब आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से भैया ये आपकी जो एल्वियोली है ये किस तरीके से काम करती है 2 की 2 लाख।
एक की कहानी पढ़ लेते हैं, सबकी समझ में आ जाए क्योंकि सबकी सेम है। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। एल्वियोली क्या है साथियों? फेफड़ों की कोशिका है, फेफड़ों की इकाई है, फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अंगूर के गुच्छे के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। इस तरह की इसकी संरचना होती है। एक फेफड़े में 1 लाख होती है, दोनों फेफड़ों में 2 लाख होती है। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब देखते हैं साथियों कि किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये कहानी समझ में आ गई आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूं। आगे चलते हैं। देखिए भैया, देखते हैं कि किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। किसकी संरचना पढ़ेंगे बेटा हम? एल्वियोली। इसे एल्विलाई भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है वायुकूपिका। क्या कहा जाता है भैया? वायुकूपिका। इसकी संरचना कैसे होती है? देखिए, इसकी संरचना होती है बेटा ऐसे, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। अब इधर से देखिए भैया, तो एयर, ये जो हवा है ये कहां से एंटर करती है? तो सबसे पहले नोज से, उसके बाद में फेरिक्स PHARYNX, उसके बाद में लेरिक्स LARYNX, उसके बाद में विंड पाइप, और विंड पाइप से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से साथियों ये एल्वियोली में या एल्विलाई में। यहाँ पे साथियों ब्लड होता है इनमें क्या होता है भैया? ब्लड होता है। क्या होता है भैया? ब्लड होता है। और एयर में कौन कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है साथियों 0.03%, और बाकी की अदर गैसें होती है। कहने का मतलब हमने जो हवा का मिश्रण लिया, हवा ली साथियों, इसमें क्या है? ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यानी कि भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। इतनी बात क्लियर है? ओके, लेकिन यहां पर जो साथियों ब्लड है, इस ब्लड में भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था बेटा कि हमारे फेफड़ों के पास जो रक्त आता है वो इम्प्योर ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त आता है, ऐसा रक्त जिसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। अब भैया यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है इस ब्लड में और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब यहां से जो ये एयर आई साथियों, ये इसमें आती है और ये आपस में मिलते हैं साथियों गैस के अणु। हमेशा याद रखना, आपने देखा होगा, हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। ये विसरण का नियम कहता है, डिफ्यूजन। ये विसरण का नियम क्या कहता है साथियों कि हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। यहां पर भैया आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। इस तरफ जो ब्लड है साथियों, इसमें जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर आएगा, तो भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गए, समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये ऑक्सीजन भैया उधर चली गई। अब इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो गई और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहां पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो गई। तो कहने का मतलब अब ब्लड प्योर हो गए और हमारे फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगाते और ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं। बेटा ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है साथियों, ये वापस जिस रास्ते से ये एयर आई है उसी रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाएगी। एल्वियोली, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई, विंड पाइप, लेरिक्स, फेरिक्स, नोज और हवा,
जहां से आई उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी। ये जो बचा हुआ ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड है, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, और ये चला जाएगा साथियों आपके हार्ट के पास, हृदय के पास चला जाएगा। और हृदय भैया इस ब्लड को पंप करके, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, हमारे शरीर के बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज देगा। कहाँ भेज देगा भैया? हमारे शरीर के बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज देगा। तो बोलो भैया ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं साथियों बहुत अच्छे से आ गई होगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे साथियों। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको समझ में आ गया साथियों कि किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किस प्रक्रिया से होता है, तो विसरण की प्रक्रिया से होता है। इतनी बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। फेफड़ों से संबंधित कुछ फैक्ट है साथियों, और फेफड़ों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहना साथियों हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है, आपको हम जीत दिलाकर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।